अजीब न्याय। एक दिन बीरबल और बादशाह अकबर साप्ताहिक बाजार में सैर के लिए निकले थे। वहाँ उन्हें बहुत सारे विक्रेता अलग अलग चीजें बेचते हुए दिखे, जैसे कि गहने, कपड़े, चाट, नमकीन, मिठाइयाँ इत्यादि। ये सब देख उन दोनों का मन खुशी से चहक रहा था। पर तभी उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज आई। ये कैसी आवाज है? उन्होंने आसपास देखा तो एक जगह भीड़ इकट्ठा थी। वो देखिए महाराज, ये आवाज उस भीड़ की ओर से आ रही है। चलिए। भीड़ को हटाकर जब वे वहाँ पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि वहाँ काफी ठेले एक साथ लगे हुए हैं और किसी एक ठेले के सामने एक दुबला पतला सा लड़का फूट फूट कर रो रहा है। क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? महाराज, मैं यहाँ गर्मा गर्म समोसे बेचता हूँ। आज भीड़ ज्यादा होने के कारण मेरे समोसे तुरंत बिक गए और अच्छी कमाई भी हुई थी, जो मैंने हमेशा की तरह इस पत्थर के नीचे रखी थी। परंतु जल्दबाजी में जब मैं और तेल लाने बगल की दुकान पर गया, तो आकर देखा कि मेरी अब तक की कमाई कोई चुरा ले गया। अब मैं क्या करूँ? मैं अपने बीमार माँ बाप को आज खाना कैसे खिला पाऊंगा महाराज? तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी कमाई चोरी हुई है? हो सकता है तेल लाते वक्त तुमने कहीं गिरा दिए हो। मैं सच कह रहा हूँ बीरबल जी, मैं सारे सिक्के इसी पत्थर के नीचे दबा कर रखता हूँ और घर जाते वक्त ही यहाँ से निकाल के लेके जाता हूँ। उस तेल से लथपथ पत्थर को देख वहाँ खड़ी भीड़ में से एक कपड़े वाला खटास लेते हुए बोला, तो क्या सिक्के पत्थर खा गया? ये सुन वहाँ खड़ी भीड़ जोर जोर से हंसने लगी, जिसे देख बादशाह क्रोधित हो गए। खामोश! यहाँ एक बालक दुविधा में है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। परंतु उस पत्थर को देख बीरबल के दिमाग में एक संशय आया और वो बोले, मुझे लगता है ये कपड़े वाला सही कह रहा है, इस पत्थर ने ही चोरी की है। ये सुन तो वहाँ खड़े लोग एकदम अचंभित हो अपना सर खुजाने लगे। बादशाह को भी समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल ने ऐसी बात क्यों कही। ये क्या कह रहे हो बीरबल? भला एक पत्थर कैसे चोर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है महाराज। आप बस इस पत्थर को महल ले जाने की इजाजत दे दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि यही चोर है। वो जरा अब क्या कहूँ मैं? ठीक है, इजाजत है। फिर क्या, बीरबल ने वहाँ खड़े सैनिकों को पत्थर को महल ले जाने का इशारा किया और उस लड़के और आसपास के कुछ दुकानदारों को गवाह के तौर पर आने का न्योता दिया। महल पहुँचते ही उस पत्थर को दरबार के बीच बेड़ियों से बांध कर रखा गया और बीरबल उस पे इल्जाम लगाते हुए बोले, तो कहो पत्थर महाशय, इस लड़के के सिक्के कैसे चुराए तुमने? बताओ, वरना ऐसी सजा मिलेगी कि तुम्हारी ईंट से ईंट बच जाएगी। अब पत्थर क्या कह सकता है? ये शांत था। तब बीरबल ने गुस्से में कहा, सैनिकों, ये अपराधी अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए इसे तब तक कोड़े मारे जाए जब तक वह जुर्म कबूल न कर ले। ये सुन वहाँ खड़े सभी गवाहों को लगा कि बीरबल अपना होश खो बैठा है और वे लोग जोर जोर से हंसने लगे। ये देख बीरबल उन पर भी बरस पड़े। बड़ी हंसी आ रही है तुम सबको। क्या तुम जानते नहीं, कार्रवाई के वक्त हंसना भी एक जुर्म माना जाता है। अब तुम सभी दोषियों को काल कोठरी में डाला जाएगा। ये सुन लोग बहुत भयभीत हो गए और रहम की गुहार लगाने लगे। ठीक है, मैं तुम्हारी सजा को रद्द कर देता हूँ, परंतु इसके बदले तुम सबको 20 सिक्के जुर्माने के तौर पर देने होंगे। कहो, मंजूर है? अब काल कोठरी में जाने के बजाय लोगों को जुर्माना भरना ठीक लगा और वे तुरंत उससे मान गए। हाँ, हम तैयार हैं। फिर बीरबल ने एक सेवक को पानी से भरा एक पतीला लाने को कहा, जिसे वो तुरंत ले आया और खिड़की के पास रख दिया। और फिर बीरबल वहाँ खड़े दोषियों से बोले, अब तुम सब एक एक कर अपना जुर्माना इस पतीले में डाल के यहाँ से निकल जाओ। फिर क्या था, वो लोग आदेश अनुसार पतीले में सिक्का डाल वहाँ से निकलने लगे। पर जब कपड़े वाले ने अपने सिक्के उस पानी में डाले, बीरबल ने देखा कि उन सिक्कों से तेल छूटकर सतह पर जमा होने लगा
और सूरज की किरणों के नीचे पानी चमक उठा, जिसे देख बीरबल तुरंत बोले। मिल गया चोर। ये सुन वहाँ खड़े सभी चौंक गए और अकबर बोले। ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल? किसी सज्जन पर इस तरह इल्जाम लगाना ठीक नहीं। उनकी समाज में इज्जत आबरू जा सकती है। मैं जानता हूँ महाराज, अगर मैं उस भीड़ बाजार में किसी पर बिना सबूत के इल्जाम लगाता तो वो सही नहीं होता। इसलिए मैंने उस पत्थर का नाटक रचा था और जिन पर मुझे शक था उन्हें यहाँ गवाह बनाकर ले आया। हाँ, पर इससे मैं चोर हूँ वो थोड़ी साबित होता है। ये तो अन्याय है ना। इस पर बीरबल मुस्कुराए और बोले। लगता है तुमने इस पतीले के सतह पर जमा तेल पर गौर नहीं किया। अब तुम ठहरे कपड़े वाले, तो फिर तुम्हारे सिक्कों पर तेल कहाँ से आया भला? दरअसल वो मैं बताऊं कहाँ से आया? अब इस समोसा वाले का काम तेल में समोसा तलना है, जिसके कारण उसके हाथों में और आसपास की चीजों पर तेल अक्सर लगा रहता है। जब कोई उसे सिक्के देता है तो उन पर भी वो तेल लग जाता है, जिसे फिर वो इस तेल से लिपटे पत्थर के नीचे रख देता है। तो बस तुमने वही तेल वाले सिक्के वहाँ से चुरा लिए। अब अपना गुनाह मान लो, वरना सैनिकों से कहकर तुम्हारा तेल निकलवाता हूँ। ये सुन कपड़े वाले के पैर डर से कांपने लगे और वो माफी मांगने लगा, परंतु बादशाह ने उसकी एक न सुनी और उसे काल कोठरी में डालने का आदेश दिया। उस बेचारे बालक को भी उसके सिक्के कुछ और इनाम के साथ लौटा दिए, जिससे वो खुश हो बोला। धन्यवाद महाराज, और खासकर बीरबल आपका। आज तो आपने तेल का तेल और पानी का पानी कर दिया। ये सुन सब हंस पड़े और हमने ये सीखा, सच आखिर सतह पर आ ही जाता है। लालची लेनदार। एक दिन राज्य में रहने वाली फौजिया नाम की बुजुर्ग एवं अकेली महिला को हज पर जाने की इच्छा हुई, इसलिए उसने अपने सारे गहनों को 1000 मोहरे के दाम पर बेच दिया। बहुत खूब, आखिरकार जिंदगी भर की मेहनत काम आई। फिर उस बुजुर्ग महिला ने उन 1000 मोहरों में से 250 हज यात्रा के लिए अपने पास रखे और बाकी के 7.5 मोहरों को एक कपड़े की छोटी पोटली में डालकर उसे अच्छे से धागे से सी दिया और उस पर एक मुहर लगा दी। और फिर वो उस पोटली को लेकर अपने पड़ोस में रहने वाले लाला लेनदार के पास गई और बोली, लाला जी, मैं तो हज यात्रा पर जा रही हूँ, इसलिए कृपा होगी अगर आप मेरी इस जिंदगी भर की कमाई को कुछ वक्त के लिए अपने पास सुरक्षित रहने दो। हज से वापस लौटकर मैं इसे ले लूंगी। अरे क्यों नहीं, परंतु क्या है इसमें? इसमें पूरे 750 सोने के मोहरे हैं। ये सुन तो लाला लेनदार की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत मदद करने की ठान ली। ये देख फौजिया भी निश्चिंत होकर हज यात्रा पर चली गई, परंतु उसे ये नहीं पता था कि लाला के मन में अब लालच आ चुकी थी। और फिर कई महीनों बाद फौजिया हज यात्रा से लौटी और लाला के पास जाकर अपने मोहरे की पोटली मांगी। लाला ने तुरंत तिजोरी से उस पोटली को निकालकर फौजिया को सौंप दी। महिला ने देखा कि पोटली अभी भी सिली हुई है और उस पर लगा मोहर भी वैसा का वैसा ही है जैसे वो हज यात्रा से पहले था। उसने लाला का धन्यवाद किया और वहाँ से चली गई। परंतु घर पहुंचकर जब उसने पोटली खोली तो दंग रह गई। पोटली में तो सोने के मोहरों की जगह लोहे और तांबे के सिक्के भरे पड़े थे। वक्त जाया ना कर वो तुरंत लाला लेनदार के पास पहुंची और क्रोधित हो बोली, लाला, तुमने मेरे साथ बेईमानी की है। इसमें बंद सोने के मोहरे कहाँ गए? ये क्या कह रहे हो तुम? हमको क्या पता इस पोटली में क्या था?
जिस हाल में तुम पोटली दे गई थी वैसे ही हमने वापस कर दी। देखो मुहर भी ठीक वैसा ही है। एक तो तुमरी मदद की, ऊपर से इन लोहे के सिक्कों के लिए तुम हम पर घिनौना इल्जाम लगा रही हो। छी छी छी, धुत। फौजिया समझ गई कि लाला की नियत में खोट है, इसलिए उसने बहस करना उचित नहीं समझा और वहाँ से निकल गई। फिर वो सीधा बादशाह अकबर के दरबार में आ पहुँची और न्याय की गुहार करने लगी। ये मामला तो बेहद पेचीदा है। अगर सिलाई टूटी नहीं, मोहर निकला नहीं, तो फिर इसमें से सोने के मोहरे कैसे गायब हो सकते हैं? बीरबल, अब सिर्फ तुम ही इस समस्या के धागों को खोल सकते हो। देखो कौन सच्चा है और कौन झूठा। फिर बीरबल ने फौजिया से पूछा, उस पोटली में मोहरे थे, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? जी हाँ हुजूर, मैंने अपने सभी मोहरों पर एक छोटा सा चिन्ह लगा दिया था। फिर फौजिया ने अपने बचे कुचे मोहरों में से एक निकालकर बीरबल को दिखाते हुए कहा, ये देखे हुजूर, ये चिन्ह इतना बारीक है कि गौर से देखने पर ही पता चलता है, और ठीक ऐसे ही चिन्ह मैंने सभी मोहरों पर लगाए हुए थे ताकि मैं उन्हें पहचान सकूं। वाह, आपकी अक्लमंदी की तो दाद देनी होगी। इससे हमें गुत्थी सुलझाने में काफी मदद मिलेगी। अब आप ये बचे हुए सिक्के और खुली हुई पोटली मेरे पास दीजिए। उम्मीद है कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। फौजिया पोटली बीरबल को सौंप वहाँ से चली गई। फिर बीरबल ने ठीक वैसे ही कुछ और पोटलियाँ मंगाकर उनमें एक छेद कर दिया और फिर उन पोटलियों को एक एक कर नगर के प्रसिद्ध दर्जियों के यहाँ रफू करवाने भेज दिया। जब सभी पोटलियाँ रफू होकर वापस आई तो उनमें से एक पोटली ऐसी थी कि जरा भी पता नहीं चल रहा था कि उसमें कभी कोई छेद था। ये काम कमाल का है। इस दर्जी से तो मिलना पड़ेगा। जैसे ही दर्जी दरबार पहुंचा, बीरबल ने उसे पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो वो टालता रहा, किंतु जब बीरबल ने धमकी भरे अंदाज में पूछा तो उस दर्जी ने लाला लेनदार की पोटली में रफू करना स्वीकार लिया। ठीक है, अब ये बताओ, जब लाला ने तुमसे पोटली रफू करवाई तो उसमें क्या था? हुजूर, उसमें कुछ लोहे और तांबे के सिक्के थे। इस काम के लिए तुम्हें कुछ मजदूरी भी मिली होगी। जी हुजूर, लाला ने पूरे 5 सोने की मोहरें दी और कहा कि ये बात किसी को पता न चले। अब वो मोहरे कहाँ है? हुजूर, 3 तो खर्च हो गई, पर 2 अभी भी मेरे बटुए में हैं। दर्जी ने दोनों मोहरे सौंपे, जिसे बीरबल ने गौर से देखा तो पाया फौजिया द्वारा लगाया गया चिन्ह उन पर मौजूद थे। सैनिकों, तुरंत ही लाला और फौजिया को हाजिर किया जाए। कुछ देर बाद फौजिया और लाला हाजिर हुए और दर्जी को वहाँ देखकर लाला घबरा गया। उसकी ये घबराहट बीरबल ने भांप ली। बीरबल ने दर्जी से पूछा, क्या इसी लेनदार ने तुमसे यहाँ पोटली रफू करवाई थी? जी हाँ हुजूर। बहुत खूब। तो लाला, अब तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? पर लाला अब क्या कहता? वो समझ गया था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और उसने अपनी गलती स्वीकार ली, जिसके बाद उसे फौजिया को 3 गुना मोहरे जुर्माने के तौर पर देने पड़े। कहते हैं अपराधी हमेशा निशान छोड़ जाता है, परंतु इस बार तो पीड़ित ने ही निशान छोड़ इस जुर्म को सुलझा दिया। तुम कहो तो हम फौजिया को तुम्हारी जगह नौकरी पर रख ले। ये सुन सभी हंस पड़े और हमने ये सीखा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। शातिर की चोरी। एक शाम शातिर मंत्री अपने घर में आराम फरमा रहे थे और तब अचानक उनकी बेगम नाजिया वहाँ आई और उनसे पूछा, ए जी सुनते हो, याद है हम पिछले हफ्ते शाही दरबार की दावत में गए थे और वहाँ हमने शाही भिंडी मुसल्लम खाया था। कैसे भूल सकता हूँ, तुमने भूलने का मौका ही कहाँ दिया।
जी बिल्कुल, वो था ही इतना स्वादिष्ट। तो क्यों ना तुम शाही रसोई से वो शाही भिंडी ले लो। मेरा वो खाने का बहुत मन हो रहा है। हाँ, बात तो सही है। महल में आने वाली भिंडी का स्वाद हमारे बाजार में मिलने वाली भिंडी से बहुत स्वादिष्ट था। मैं अभी जाके लेके आता हूँ। फिर क्या, बिना वक्त गवाए शातिर मंत्री तुरंत वहाँ से दौड़े और पहुँच गए शाही रसोई में, जहाँ इत्तेफाक से मुख्य बावर्ची भिंडी ही बनाने की तैयारी कर रहा था। कैसे हो बाबा बावर्ची? खाना पीना हुआ या नहीं? अरे मियाँ, काम क्या है वो बताओ। खामखा वक्त जाया मत करो। आज बादशाह ने फिर से भिंडी मुसल्लम खाने की इच्छा जताई है। ओहो हो, तो मतलब रसोई में भिंडी बहुत सारी होगी आज। क्या तुम मुझे थोड़ी सी दे सकते हो? अरे हरगिज नहीं दे सकता। बादशाह के अनुमति के बिना इस रसोई घर से एक कड़ी पत्ता तक नहीं हिलता। तो भिंडी क्या चीज है भाई? और बादशाह किसी जरूरी काम से बीरबल के साथ पड़ोसी राज्य गए हैं। सीधे रात के खाने के वक्त ही लौटेंगे। अरे मगर सिर्फ थोड़ी सी भिंडी की तो बात है। अरे अब तुम यहाँ से जाते हो या सिपाहियों को कहकर धक्के मारकर निकलवाऊं? याद रहे तुम होगे मुख्यमंत्री, पर इस रसोई का मुख्य बावर्ची मैं हूँ। हाँ, ठीक है, ज्यादा उछलो मत। इस बावर्ची की तो मैं चटनी बना कर ही रहूंगा। क्या तुम्हें भिंडी नहीं मिली? मैंने कोशिश तो की, पर मैं कुछ नहीं जानती। मुझे शाही भिंडी खानी है बस, वरना आज रात भूखे सोने की तैयारी कर लो। हाँ। अरे बाप रे, अब क्या करूं? शातिर मंत्री ने इस पर कुछ सोच विचार किया और तभी उनका बेटा वहाँ से गुजरते हुए बोला, अब्बू, मैं तत पे तोने डाला हूँ, ताना बनते ही उतार देना। ये कहकर वो सीढ़ियाँ चढ़ वहाँ से निकल गया और शातिर मंत्री के शातिर दिमाग में आई एक शातिर योजना। वो कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अब मैं भिंडी तो लाऊंगा ही, पर साथ ही साथ उस बाबा बावर्ची की भी छुट्टी करवाऊंगा। फिर क्या, शातिर मंत्री अपना भेष बदलकर दरबार पहुँचे और एक सिपाही से कहा, अरे सुनो, मैं पड़ोसी राज्य से आया हूँ। आपके बादशाह वही है और उन्होंने एक संदेशा भेजा है कि वो आज भिंडी मुसल्लम नहीं खाना चाहते, बल्कि वड़ा पाव खाएंगे। तो ये बात मुख्य बावर्ची को बताना मत भूलना। उस सिपाही ने ठीक वही किया, जिससे सुन बाबा बावर्ची तो हड़बड़ा गया। अरे ये क्या, रसोई में तो पाव बनाने का सामान खत्म हो गया है। हमें जल्दी बाजार से सब लाना होगा, चलो। जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकले, खिड़की के रास्ते से शातिर मंत्री कूदे और तुरंत गए भिंडी के पास। वाह शातिरुद्दीन, तुम्हारी अक्लमंदी का कोई जवाब नहीं। कुछ देर बाद शातिर मंत्री अपने घर पहुँचे। ये लो, जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा भिंडी है। तुम भी क्या याद रखोगी? हाँ, ठीक है। अब जाकर छोटू को जगाओ। उसके खाए बिना मेरे मुंह से एक निवाला नहीं जाएगा और तुम्हारे गले से तो मैं पानी की बूंद भी जाने नहीं दूंगी। वो तो मैं भी जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि अगर किसी ने उससे पूछा कि खाने में क्या खाया था, तो वो सच उगल देगा। इसलिए अब एक ही रास्ता बचा है। और फिर शातिर मंत्री दबे पांव उनके बेटे के पास पहुँचे और उसके ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दिया, जिससे वो बच्चा अचानक डरकर उठ गया। क्या हुआ? अरे जल्दी चलो बेटा, बारिश हो रही है, तेज बारिश। ये सुन बच्चा वहाँ से भीतर भागा और शातिर मंत्री ने अपने आप से कहा, अब बस यही उम्मीद है कि तीर निशाने पर लग जाए। कुछ देर बाद बाबा बावर्ची ने बादशाह के सामने खाने का ढक्कन हटाया तो बादशाह दंग रह गए। ये क्या, वड़ा पाव? हमने तो तुमसे भिंडी मुसल्लम बनाने को कहा था। ये क्या बवाल बना दिए हो?
पर आप ही ने तो संदेशा भेजा था जिले लाही। क्या बकवास कर रहे हो? हमें और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्द से जल्द भिंडी बना लाओ, वरना तुम्हारी नौकरी गई। ये सुन तो बावर्ची वहाँ से दौड़ा, पर जैसे ही वो रसोई घर पहुँचा तो देखा कि भिंडी वहाँ से गायब थी। वो समझ गया कि इसके पीछे किसका हाथ होगा। शातिरुद्दीन, तुम तो गए काम से। क्या तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं चोरी जैसी घटिया हरकत कर सकता हूँ? बादशाह महान, ये बाबा मुझसे जलता है और कुछ नहीं। झूठ मत बोलो। तुम ही मुझसे भिंडी मांगने आए थे ना, और उसके बाद ही भिंडी गायब कैसे हो गई? तुम जरूर उसे घर ले गए होंगे। इतना ही है तो मेरे घर वालों को बुलाकर पूछ क्यों नहीं लेते कि उन्होंने आज खाने में क्या खाया था? तुम्हारी पत्नी को तो तुमने झूठ का पाठ पढ़ा दिया होगा, पर एक बच्चा हमेशा सच बोलता है, इसलिए तुम्हारे बेटे को यहाँ पेश किया जाए। तो बताओ बेटे, मेरे बाबू ने थाने में क्या खाया था? भिंडी खाई थी। ये तुन के, मेरा मतलब ये सुन तो सब चौंक गए और बाबा बोले, देखा, मैंने कहा था ना, अब सब साफ हो चुका है। कुछ साफ नहीं हुआ। हो सकता है इसने भिंडी सपने में खाई हो। बादशाह, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे बेटे से उसके दिनचर्या के बारे में पूछें। जरूर। तो बेटे बताओ, आज तुमने क्या क्या किया? मैं तुम्हें पाठशाला से आया, फिर बाहर खेला, फिर घर आते छत पर धो गया, फिर अचानक बारिश होने लगी। देखा बादशाह अकबर, हम सब जानते हैं कि आज बारिश हुई ही नहीं, क्यों, है ना? बात तो सही है। ये सुन दरबार में चहल पहल होने लगी और बावर्ची को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। तो बस जैसे मेरे बेटे ने सपने में बारिश देखी, ठीक उसी प्रकार वो सपने में भिंडी भी खा गया होगा। आप इस बावर्ची की बात पर यकीन मत कीजिए, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ठीक कह रहे हो मंत्री जी। शाही रसोई में किसी भी प्रकार की लापरवाही जानलेवा हो सकती है, इसलिए बाबा बावर्ची को इसी वक्त बर्खास्त किया जाता है। ये सुन तो बावर्ची जैसे ठंडा ही पड़ गया और उसकी आंखें अश्रु से भर आई और शातिर के मन में तो लड्डू फूटने लगे। चलो, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। उनकी ये हरकत बीरबल ने भांप ली। वो समझ गए कि इसमें जरूर मंत्री जी की कोई साजिश है और वो किसी बेगुनाह के साथ नाइंसाफी होने नहीं दे सकते थे। वो तुरंत उठे और बोले, ठहरिए महाराज, जिसे इंसाफ देना चाहिए उसे दंड कैसे दे सकते हैं आप? क्या मतलब? वो दरअसल मैंने ही बावर्ची को भिंडी बनाने से मना किया था। ऐसे क्यों? ये सुन तो बावर्ची ने पहले अपना सिर खुजाया, फिर बीरबल ने उन्हें निश्चिंत रहने का इशारा किया। हाँ, शाम को बीरबल का संदेशा भी आया था। पर तुमने ऐसे क्यों किया बीरबल? वो दरअसल मैं आपको बताना ही भूल गया था कि इस बार 7 समुंदर पार से जो भिंडी आई है उसमें जहरीली फफूंद लग गई है। क्या? क्या? हाँ, वो मैंने इनसे कहा था कि उसे फेंक देना, क्या पता उसे खाकर किसी की तबीयत कब बिगड़ जाए, और तो और बच्चों के लिए वो भिंडी घातक साबित हो सकती है। अरे रे रे, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। जल्दी से कोई वैद्य को बुलाइए, जल्दी से, इससे पहले वो भिंडी अपना असर कर जाए। जल्दी कोई जाओ। अरे नहीं, इसका मतलब तुमने वो भिंडी खाई? हाँ, मैंने ही वो रसोई घर से चुराई थी। अब मुंह क्या देख रहे हो? वैद्य जी को बुलाओ, जाओ। चिंता मत करो, तुम सब ठीक हो। हाँ, पर आपकी नीयत ठीक नहीं मंत्री जी। क्या मतलब? मैंने बस आपसे सच उगलवाने के लिए फफूंद का बहाना बनाया था और आपने सच उगल दिया। वो मंत्री जी, भिंडी चोरी करते हुए आपको शर्म नहीं आई? मुझे माफ कर दीजिए बादशाह, मेरी बीवी का आदेश था, उसे किसी भी हाल में भिंडी खानी थी। मैंने बावर्ची से मांगी तो उसने सख्त मना कर दिया। मेरे पास और कोई उपाय नहीं था बादशाह महान, मुझे माफ कर दीजिए।
बीवी का आदेश तो हम भी नहीं टाल सकते, पर क्योंकि तुमने गलती की है तो सजा के तौर पर 1 महीने तक तुम रसोई घर में सब्जियां काटोगे। क्या? ये सुन तो शातिर मंत्री के होश ही उड़ गए। और हमने ये सीखा कि ईमानदारी से कमाई गई रोटी ही हजम होती है। आचार की चोरी। राज्य में हिंगू हिमेश नाम का एक बहुत ही मशहूर जौहरी रहता था, जिसे एक दिन अंग्रेजों की रानी का पत्र आया, जिसमें उन्होंने हिंगू को अपने यहाँ आकर कुछ गहने बनाने का न्योता दिया। अरे देवा, ये तो बहुत बड़ा अवसर है, इसे ना कहना बेवकूफी होगी बाबा। पर तभी उसका ध्यान दुकान के बाहर सैनिकों पर गया, जो किसी चोर को हथकड़ियां पहनाकर ले जा रहे थे। अरे बाबा रे बाबा, एक तो इस राज्य में आजकल चोरी बढ़ चुकी है, तो इस हाल में हीरों से भरी दुकान को यूं बंद करके जाना जोखिम भरा लगता है बाबा। पर इतना बड़ा अवसर हाथ से भी तो नहीं जाने दे सकता, क्या करूं? वो इस पर बस विचार कर ही रहा था कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। अचार वाले, अचार वाले। ये सुन उसके दिमाग की बत्ती जल गई और उसने उस आचार वाले को आवाज लगाई। अरे अचार वाले, जरा इकड़ा ये, इधर आ। फिर क्या, हिंगू ने खरीदी हुई आचार की बरनी का ढक्कन खोला। अब सारे हीरो को इस आचार के बरनी में छुपा देता हूँ। फिर उसने उस बरनी को आधा खाली किया, उसमें उन हीरो को डाला और ऊपर से फिर आचार की परत डाल दी। वाह रे वाह हिंगू, तेरी अकल का तो जवाब ही नहीं। पर अब काम खत्म नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले जब पड़ोस के घर चोरी हुई थी ना, तो चोर खाना भी सपट कर गए थे। इसलिए इसे किसी ऐसी जगह रखना होगा ताकि चोरी की कोई गुंजाइश ही ना बचे रे बाबा। और तभी वहाँ एक व्यक्ति आ गया। ओ हिंगो, कैसे हो मेरे दोस्त? अरे बाबा चूना लाल, यहाँ कैसे आना हुआ? हिकड़ा कुट? बस यूं ही। अरे ये आचार की बरनी के साथ क्या कर रहे हो? कहीं हीरो के साथ आचार का व्यापार भी तो नहीं शुरू कर दिया? ये सुन पहले तो हिंगू के समझ नहीं आया कि क्या कहे, पर फिर उसके दिमाग में एक योजना आई। अरे बाबा, क्यों ना मैं इस बरनी को चूना लाल के पास रख दूं? वैसे भी सभी जानते हैं कि इसके पास चुराने के लिए कुछ नहीं है, तो चोर तो इसके यहाँ आने से रहा। कहाँ खो गए भाई? ये बाबा चूना लाल, तुमसे एक मदद चाहिए थी। दरअसल अभी अभी मेरे माँ ने बड़े प्यार से इस आचार की बरनी को भेजा है बाबा। पर समस्या ऐसी है ना कि मुझे किसी जरूरी काम से 5-6 महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। और पिछली बार जब मैं आचार छोड़ गया था ना, तो चूहों ने बरनी तोड़ डाली थी बाबा। तो क्यों ना जब तक मैं लौट नहीं जाता, तुम इस बरनी को अपने पास रख दो। हाँ, बस इतनी सी बात। मैं इस आचार की बरनी को अपनी बीवी के जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। ये सुन हिंगू ने राहत की सांसें ली और चूना लाल को धन्यवाद करते हुए उसे वो बरनी सौंप दी, जिसे ले चूना लाल वहाँ से चला गया। चलो अभी निकलता हूँ मैं लंदन। फिर क्या, देखते देखते 6 महीने बीत गए और काम खत्म होने के बाद हिंगू घर लौट आया, पर अब उसकी वेशभूषा बदल चुकी थी। चलो सबसे पहले चूना लाल के यहाँ जाकर आचार की बरनी ले लेता हूँ। अरे वाह हिंगू, तुम लौट आए। हाँ, अच्छा, वैसे मेरी अचार की बरनी? हाँ हाँ, वो मैंने जैसे कि वैसी रखी है। ये लो हिंगू, अच्छे से देख लो, वो ही बरनी है ना? हिंगू ने उस बरनी को अच्छे से जांचा और फिर चूना लाल को धन्यवाद करते हुए वहाँ से निकल गया। पर घर पहुँच के जैसे ही उसने बरनी पलटी, उसमें से निकला
बस आचार। जॉली गुडनेस में, यहाँ तो बस पिकल है। हीरे कहाँ गए? जरूर उस चूनालाल ने हीरो को चट कर दिया होगा। चूनालाल, मैं आ रहे हैं। चूनालाल, इस आचार की बरनी में बस आचार क्यों है? आचार की बरनी से आचार नहीं तो क्या हीरे मोती निकलेंगे? झूठ मत बोलो। इस बरनी में आचार के परत के नीचे मैंने हीरे रखे हुए थे। वो कहाँ गए? एक तो मैंने इस बरनी को रखकर तुम्हारी मदद की, ऊपर से तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि इसमें आचार के साथ हीरे भी थे? सबूत? वो तो तुम्हें अभी सीधे बादशाह के दरबार में ही दूंगा। चलो मेरे साथ। माय लॉर्ड, मेरे साथ धोखी हुई है। पहले तो तुम मुंह से सुपारी निकाल कर बात करो, नहीं तो हम नहीं सुनेंगे। जी 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 महाराज, मुजरा कर तो महाराज। ये चूनालाल ने मुझे चूना लगाया है आज से 6 महीने पहले। फिर हिंगू ने दरबार को सारी बात विस्तार से बताई। और जब मैंने बरनी पलटी तो देखा उसमें हीरे थे ही नहीं बाबा। ये झूठ बोल रहा है महाराज, इसमें आचार के सिवा कुछ नहीं था। ये सुन वहाँ बैठे बीरबल खड़े हुए और बोले, हिंगू, क्या तुम्हारे पास हीरे होने का कोई सबूत या गवाह है? जी नहीं बीरबल जी, वो तो नहीं है। तो फिर बिना सबूत के हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। जाओ, घर जाके आचार खाओ और अपने विचार दुरुस्त करो। ये सुन तो हिंगू की सारी उम्मीद टूट गई और चूनालाल ने मन ही मन राहत की सांस ली। चलो मुसीबत टली। पर बीरबल इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और तभी उनकी नजर खिड़की के बाहर गई, जहाँ बगीचे में एक कौवा टोकरी में रखे ढेर सारे बासी टमाटरों के बीच से एक ताजा टमाटर उठाकर ले गया। ये दृश्य देख उन्हें एक विचार आया और वो बोले, माफ करना महाराज, सबूत का ना होना किसी घटना के ना होने का सबूत नहीं होता है। ठीक है, तो आप साबित कर दो कि मैंने ही हीरे चुराए हैं, हैं? बिल्कुल, और इस कार्य के लिए मैं बाबा बावर्ची को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। ये सुन तो वहाँ खड़े सारे लोग अपना सिर खुजाने लगे, पर बादशाह को लगा कि अगर बीरबल कोई बात कह रहा है तो कुछ सोच समझकर ही बोल रहा होगा। ठीक है, बाबा बावर्ची को पेश किया जाए। चूनालाल, क्या ये वही बरनी है जो हिंगू तुम्हें दे गया था? बिल्कुल, ज्यों के त्यों। क्या तुमने इसमें से आचार को चखा था? नहीं नहीं, मैंने उसे देखा तक नहीं। ठीक है, अपने बयान पर टिके रहना। फिर बीरबल वो बरनी बाबा बावर्ची के पास ले गया और कहा, बाबा, क्या आप इस आचार को जरा चख सकते हैं? बाबा बावर्ची ने उस आचार को चखा। वाह, ये आचार तो बहुत बढ़िया है। एक बावर्ची होने के नाते आपको क्या लगता है, ये आचार कितना पुराना होगा? मेरे अनुमान के अनुसार ये लगभग 1 महीने पुराना है, उससे ज्यादा नहीं। ये सुन तो चूनालाल के पसीने छूटने लगे। इससे क्या साबित करना चाहते हो बीरबल? महाराज, जैसे कि हम जानते हैं, हिंगू ने बरनी लगभग 6 महीने पहले दी थी, और अगर चूनालाल ने इस बरनी को छुआ या देखा तक नहीं, तो फिर इसमें 1 महीने पुराना आचार कैसे आया? तो इसका मतलब ये है कि इस बरनी का आचार लगभग 1 महीने पहले बदल दिया गया था। मतलब चूनालाल ने हमें चूना लगाया था। ये सुन चूनालाल को समझ आ गया था कि उसकी चोरी अब पकड़ी गई है। वो दरअसल मैं... अब सच बता दो चूनालाल, वरना हमें सच उगलवाने के और भी तरीके आते हैं। मुझे माफ कर दो बीरबल, दरअसल मेरा हीरे चुराने का कोई इरादा नहीं था। उस दिन मेरे घर पर आचार खत्म हो गया था,
तो मैंने सोचा, अरे यार, अचार के बिना दाल चावल खाने का क्या मजा। ओ हाँ, क्यों ना हिंगू के बरनी से एक टुकड़ा ले लूं, क्या ही फर्क पड़ेगा। परंतु जब मैंने चम्मच से थोड़ा अचार निकाला तो उसमें हीरा। फिर मैंने लालच में आके उस बरनी को पलटा तो उसमें से कई हीरे निकले। अरे वाह, मेरी तो चांदी हो गई। क्योंकि छूने से पुराना अचार खराब हो जाता, मैंने उसमें नया अचार लाके डाल दिया था। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। ठीक है, अब चुपचाप हिंगू को उसके हीरे लौटा दो और आइंदा किसी को यूं चूना मत लगाना। और इस तरह बीरबल की चतुराई देख वहाँ लोग तालियां बजाने लगे। और हमने ये सीखा कि हमें अपने आचार विचार शुद्ध रखने चाहिए।